राजा और चाबी की अनोखी कहानी। हिंदी स्टोरी बाय पुरानी कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए राजा और चाबी की एक अनोखी कहानी। कहानी में राजा की तिजोरी की चाबी गुम हो जाती है और राजा पता लगाना चाहते थे कि चाबी आखिर चुराई तो चुराई किसने, जबकि राजा को इस बात का पूरा पता लगा गया था कि चाबी इसी दरबार के किसी एक आदमी ने चुराई है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए ताकि इस कहानी के अंत में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप आसानी से दे पाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ईमानदार और होशियार था। अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करते थे। उनके राजा होने की खुशी सभी प्रजा के मुंह पर झलक रही थी। प्रजा अपने आप को भाग्यशाली रही थी कि हमें ईश्वर जैसे राजा मिले। उनके राजा होने से प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रजा के दिन बड़े खुशी से गुजर रहे थे। राजा के राज दरबार में कई सारे मंत्री रहते थे, जिनमें से एक मंत्री लोभी और घमंडी था। वह राज दरबार से चोरी छुपके कुछ न कुछ चुरा ही लेता था, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता था। कभी सिक्के चुरा लेता तो कभी आभूषण चुरा लेता तो कभी कभी ऐनी वस्तुएं भी चुरा लेता था। जब राजा को इस बात का पता चलने लगा कि राज दरबार से रोजाना कुछ न कुछ चुराया जा रहा है, तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारे राज्य में ऐसा काम करने वाला कौन होगा। उसे अपने मंत्रियों में से एक मंत्री पर संदेह होने लगा। तो राजा ने सच सामने लाने के लिए एक दिन अपने शयन कक्ष की चाबी वहीं पर एक जगह गिरा दी और अपने मंत्रियों को इस बात की खबर दी और चाबी ढूंढने को कहा। सभी मंत्री चाबी ढूंढने लगे और राजा उन पर नजर रखने लगा। रात होने पर चाबी न मिलती तो सभी मंत्री भी जाकर सो जाते हैं और राजा चाबी लेकर अपने कक्ष में सो जाते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता गया और एक दिन राजा का संदेह सत्य निकला। उस मंत्री को वह चाबी मिल गई थी, लेकिन उसने वह चाबी अपनी जगह छिपा दी ताकि राजा के कक्ष में भी चोरी की जाए। तभी दूसरे दिन राजा ने कहा, मेरे कक्ष में 200 सोने की मोहरें हैं। अगर चाबी न मिली तो वह कुछ काम की नहीं है, और अगर जिस मंत्री को मिलेगी उसे 1000 सोने की मोहरें दूंगा। घमंडी मंत्री ने सोचा, अगर चोरी करूंगा तो 200 मोहरें ही मिलेगी, लेकिन जब चाबी राजा को दे दूंगा तो 1000 मोहरें मिलेगी। सभी चाबी ढूंढने चले गए और राजा भी उन पर नजर रख रहे थे। तभी उस मंत्री ने इधर उधर देखा और चाबी उठाकर राजा के पास आ गया और राजा को चाबी देते हुए ओना इनाम मांगा। तो राजा ने कहा, ये चाबी मैंने ही गिराई थी ताकि सच का पता चल जाए। तुम चोर हो, तुमने लालच करके चाबी मिलने के बाद भी उसे छिपा दी और फिर इधर उधर देखकर चाबी उठाकर मुझे दे दी। तुम्हें लगा कि किसी ने तुमको देखा नहीं होगा और 1000 मोहरें मुझे मिल जाएगी। मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम लालची और घमंडी मंत्री हो, इसका पता लगाने के लिए ही मेसा किया था। राजा ने उस मंत्री को अपने राज दरबार से ही बाहर कर दिया। राजा ने उस मंत्री को बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया और उस पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। दूसरे दिन राजसभा में राजा ने मंत्री को बुलवाया और राजसभा में सबके बीच में खड़ा कर दिया और फिर सबको उसकी पूरी करतूत के बारे में बताया गया। राजा ने उस मंत्री को पूरी प्रजा के सामने ले जाने का विचार किया ताकि मंत्री को पूरी प्रजा के सामने दंडित किया जाए, ताकि पूरी प्रजा में और उसके पूरे मंत्रियों में सभी को पता चले कि राजा के राज दरबार में चोरी करने का क्या अंजाम होता है। राजा ने मंत्री को सबके सामने कड़ी सजा दी ताकि राज्य का कोई दूसरा सदस्य या मंत्री कोई भी अगली बार चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे कि राजा के दरबार में चोरी करने का क्या अंजाम होगा। दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि कहानी में जो राजा की चाबी गुम हुई थी, वह चाबी किसने चुराई थी और क्या इस बात का राजा को पहले से पता था कि चाबी किसने चुराई है। दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और इसी तरह की कहानी डेली पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नकल में भी अकल चाहिए, नकल में भी अक्ल होनी चाहिए हिंदी कहानी। नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार कहानी, जिसे पढ़ने के बाद आपकी हंसी का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारी कहानी का टॉपिक है नकल में भी अकल होनी चाहिए, हिंदी प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कहानी को आखिरी तक पढ़े और अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पुरानी बात है, एक गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। जंगल में छोटे छोटे जानवर रहते थे। उन्हीं के बीच एक चालाक और धूर्त बंदर रहता था। वह हर बार अपनी चालाकी से जंगल में कुछ न कुछ करता रहता था। जंगल में एक आम के पेड़ पर वह रहता था। उसकी एक ही आदत सबसे बेकार थी, वह बिना सोचे समझे दूसरों के कामों में टांग अड़ा देता था और उसका नतीजा बुरा ही होता था। वह हमेशा ही नकल करने में खुद को सबसे बड़ा अक्लावन समझता था। उसी जंगल में एक लकड़हारा रोज सूखे पेड़ को काट कर ले जाता था। वह अपने साथ एक कुल्हाड़ी लाता था और सूखे पेड़ को पल भर में ही जमीन पर गिरा देता था और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी बैलगाड़ी में डालकर ले जाता था। बंदर उस लकड़हारे को ऐसा करते हुए बहुत दिनों से देखता आ रहा था। उसे लगता था कि इन लकड़ियों को बेचकर ये लकड़हारा बहुत अमीर हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करूँगा। जब लकड़हारा यहाँ आएगा तो उससे कुल्हाड़ी लेकर सूखे पेड़ को काटकर बेचने जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। फिर मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी और बहुत सारा पैसा कमाकर इस जंगल का राजा भी बन जाऊंगा और शेर को यहाँ से भगा दूंगा। दूसरे दिन जब लकड़हारा जंगल आया तो बंदर ने उससे कुल्हाड़ी मांगी, लेकिन लकड़हारे ने मना कर दिया। लकड़हारा बोला, ये काम तुम बंदरों के बस का नहीं है, जाओ और जाकर किसी खेलो। बंदर मायूस होकर पेड़ पर जाकर बैठ गया और सोच रहा था कि किस तरह इसकी कुल्हाड़ी ली जाए। इतने में लकड़हारा थककर उस पेड़ के नीचे सो गया और उसकी आंख लग गई। लकड़हारे को बहुत देर हो गई थी सोते सोते, तो बंदर के बहुत अच्छी जम गई थी। बंदर ने यही अच्छा मौका समझा और कुल्हाड़ी लेकर एक बड़े से हरे पेड़ को काटने बैठ गया। उसने धीरे धीरे नीचे से पूरा पेड़ काट दिया और पेड़ के कटते ही जोर जोर से उछल कूद करने लगा और अपने स्थान से दूर नहीं गया। पेड़ जैसे ही गिरने लगा तो बंदर कूदकर दूर जाता, उससे पहले ही पेड़ बंदर की पूंछ पर आ गिरा। पेड़ बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए बंदर उसे हटा नहीं पाया और काफी देर से उस पेड़ को हटाने में बर्बाद कर दिया। लेकिन पेड़ इतना भारी था कि उस पेड़ के नीचे आने से उस बंदर ने अपनी पूंछ ही गवा दी। पेड़ के नीचे आकर उसकी पूंछ ही कट गई। पेड़ की आवाज सुनकर लकड़हारे की नींद खुल गई और उसने उठाकर देखा तो बंदर ने एक हरे भरे पेड़ को काट दिया और काटने में होशियारी न करी तो साथ में अपनी पूंछ भी काट बैठा। अब उसे समझ आ गया कि नकल में अकल होना काफी जरूरी होता है, वरना कोई भी कार्य हमेशा उल्टा ही होता है। इस लकड़हारे ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने इसकी एक भी नहीं सुनी, जिसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। अब मुझे अपनी इस कटी हुई पूंछ को लेकर अपने दोस्तों के सामने जाने में शर्म आ रही है। मैं उनको क्या जवाब दूंगा। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उल्टा हमारा ही नुकसान हो जाए। किसी की भी नकल करे तो उसमें भी अक्ल होना जरूरी होता है। हमारा प्रश्न यह है कि जब लकड़हारे ने उस बंदर को कुल्हाड़ी देने से मन कर दिया था, फिर भी बंदर ने वह कुल्हाड़ी लेकर अपने खुद पर क्या मुसीबत कर ली और अपने शरीर का कौन सा अंग गवा दिया। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके इसी प्यार भरे कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह की और भी कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित होते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह की और भी हिंदी कहानियाँ पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। छद्दंत हाथी की कहानी, छद्दंता एलिफेंट इन हिंदी, जुलाई 15, 2020 द्वारा लिखित नृपेंद्र। सदियों पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां पाई जाती थीं। एक प्रजाति थी छद्दंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोसत। इनमें से छद्दंत प्रजाति काफी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छद्दंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छद्दंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुभद्दा और चुल्लसुभद्दा नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुभद्दा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुल्लसुभद्दा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुल्लसुभद्दा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला, तो उसने चुल्लसुभद्दा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुल्लसुभद्दा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छद्दंतराज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को छद्दंतराज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणामस्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुत्तर। सोनुत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया, तो सोनुत्तर ने विष बुझा तीर निकालकर छद्दंतराज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नजर झाड़ियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी, तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूँकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनुत्तर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनुत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छद्दंतराज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनुत्तर को दे दिए। गजराज के दांत पाकर सोनुत्तर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई। कहानी से सीख: बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।